हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? बढ़िया हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। रात के 2 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि एकदम मॉर्निंग 6 बजे आपके सामने आपका लेक्चर अवेलेबल हो। और आप कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? ग्रेविटेशन देखने वाले हैं। और ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। और अगर आप ऑफलाइन मेरे पास नहीं पढ़ते तो जहां भी पढ़ते होंगे आपने ग्रेविटेशन पढ़ रखा होगा। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं और उस क्वेश्चंस का लेवल नंबर 1 है। हालांकि चैप्टर नंबर ये 8 होना चाहिए बट चैप्टर 4 है, बट प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लेंगे आप इसको। लेवल 1, और लेवल 1 में हमारे क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड होगा, लेवल 3 उससे थोड़ा सा हार्ड होगा। तो इस तरह से चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हैं और लेवल 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा होगा? सभी लोगों ने, जो मैंने बता रखा था कि आप लोग ग्रेविटेशन का लेक्चर्स में अपलोड करने वाला हूं, आप लोग ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज वगैरह एक बार देख लीजिए, कंसेप्ट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो उन्हें आप देख लीजिए ताकि क्वेश्चन करते समय आपको परेशानी ना हो। ये हमारा जो सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो चलिए पहला नंबर सवाल पे आते हैं और आप इसका आंसर करने की प्रयास करिएगा। पहला नंबर सवाल है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r हो, ओके, तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज r, ओके, देयर इज 2 पॉइंट्स बॉडी, हाँ दिस इज m1 एंड यहाँ पे हमारी एक दूसरी बॉडी है जिसकी मास है m2। बोल रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? r है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। पहले पता करते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स अगर पता करना है मुझे, सो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ चारों ऑप्शन देखने के बाद क्लियर हो रहा है कि फोर्स का ही रिलेशन बताना है, बल का ही रिलेशन बताना है, लेकिन आर के साथ बताना है। तो मुझे लगता है कि एफ समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के। समानुपाती बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो आंसर इज डी। बट अगर यही का व्युत क्रमानुपाती किसके है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा होता सो योर करेक्ट आंसर इज आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स है ना भाई, वो आपके आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के व्युत क्रमानुपाती है। लेकिन समानुपाती किसके है? 1/r स्क्वायर के। तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये सवाल आता था। यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान के गुणनफल का तो समानुपाती होता है। जितना ज्यादा उनका गुणनफल होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये आप ए नंबर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। इनके बीच की दूरी पर ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना द्रव्यमानों के बीच की दूरी बढ़ाइएगा बल उतना ही कम आएगा। तो आप ये भी नहीं बोल सकते, सो आंसर का ये भी गलत है। उनके द्रव्यमानों के योग पर, बाबू ये मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ जी पर की बात करेंगे तो एफ बराबर G m1 m2/r² होता है। और बाबू यहाँ पर तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला द्रव्यमानों के गुणनफल पे, दूसरा दूरी के वर्ग के, और तीसरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे। यहाँ पर उनके द्रव्यमान के योग का कोई जिक्र नहीं है। इनके इस फॉर्मूला में, गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूला में, द सम ऑफ देयर मासेस, यहां पर इनका कोई जिक्र नहीं है। सो मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? सी है। एकदम इजी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके लिए और कहां पर मतलब मान्य है? न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लीकेबल केवल पृथ्वी पर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अंतरिक्ष में भी लगता है, हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो सभी जगह, कहीं भी, एवरीवेयर, एट एनी प्लेसेस, एंड दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये हमारा आंसर सही होगा। एकदम आसान से लेवल से इनके क्वेश्चन के, एकदम आसान से लेवल के क्वेश्चन है। और ज्यादा इसमें आपको परेशानी उठाना ही नहीं है, ज्यादा आपको इसमें परेशानी बाबू उठाना ही नहीं है। तो ये सवाल देखिए, किसी भी वस्तु का भार, द वेट ऑफ द बॉडी, किस चीज को दर्शाता है? उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, पृथ्वी द्वारा लगे उस आकर्षण बल के बराबर होता है, उस वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है इक्वल टू द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय द अर्थ। बाबू पृथ्वी का भार जो होता है, क्या होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से, जिस अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना, वही फोर्स उसका वेट कहलाता है। सो द आवर आंसर इज सी नंबर, करेक्ट आंसर। यहां पर कौन सा होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए।
निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए अगर हवा है, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बाबू यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, ये जमीन है, ठीक है ना भाई, यहाँ पे इसकी हाइट कुछ और है, यहाँ पे हाइट कुछ और है, तो कौन सी ऐसी चीज है, दोनों को रिलीज किया गया, दोनों को रिलीज किया गया, दोनों बॉडी को रिलीज किया गया, तो सिंपल सी बात है, जब ये नीचे की तरफ आएगा, चूंकि हाइट ज्यादा है तो ये तेज स्पीड से आएगा, और ये हाइट कम होने का से धीरे स्पीड से आएगा, तो चाल समान होगी, ये तो गलत है, और चाल समान नहीं हो तो वेग भी समान नहीं हो सकती, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये दोनों चीज नहीं हो सकता। अब बी और डी में बात है, तो कह रहा है कि विच बॉडी आर मूविंग फ्री इन वैक्यूम, पर बल बराबर होगा, नहीं, बल कैसे बराबर होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पर मास अलग हो m1 हो, इसका मास अलग हो m2 हो, तो कितना बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा m1g लगेगा, और इसमें जो बल लगेगा m2g लगेगा, तो इन पर कितना बल लगेगा डिपेंड करता है कि इनका द्रव्यमान कितना है, किसी का मास ज्यादा है तो उस पर बल ज्यादा लगेगा, किसी का द्रव्यमान कम है तो उस पर बल कम लगेगा, तो कौन सी ऐसी चीज है जो बराबर होगी, तो देखो ना, यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी है, जी हाँ, पृथ्वी जो है हर वस्तु को, चाहे आपका द्रव्यमान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, चाहे आपका द्रव्यमान कितना भी कम क्यों ना हो, आपको सेम एक्सेलरेशन से वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, सो कौन सी चीज होगी जो बराबर होगी, तो बाबू विल हैव इक्वल एक्सेलरेशन, का त्वरण समान होगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किसने किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, वेरी सिंपल है ना, न्यूटन ने दिया हुआ था, तो ऐसे सवाल तो आपके हलवा हो जाएंगे, आपके लिए तो एकदम हलवा है, लेकिन हाँ ये सवाल जरूर है कि ये आ सकते हैं, ये जी का भी मान ज्ञात किसने किया था, तो भैया न्यूटन ने किया था, तो इसके लिए भी ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है, कोई भी वस्तु अगर आपके सामने है जिसका मास m है, तो पता करना है कि पृथ्वी इसको कितना बल से खींच रही है, वहीं उसका भार हो जाएगा, तो पृथ्वी जो होगी वो बस m तो m रहेगा, a जो हो जाएगा g हो जाएगा, और यही वस्तु का भार हो जाता है, तो किसी भी वस्तु का भार जो हो जाएगा बाबू m इंटू जी के बराबर हो जाएगा, तो 8वें नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, क्या लगता है आपको, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर मुझे G पता करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एफ आर स्क्वायर बटा में m1 इंटू m2, F कितना हो गया न्यूटन, R मीटर का स्क्वायर बाई केजी इंटू केजी का स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यहाँ पे केजी जो होगा मतलब आपका स्मॉल लेटर होगा, याद रखिएगा, सी नंबर आंसर। देखना चाहते हैं कि बाकी किसका किसका है, तो ये तो कैपिटल जी का मिल गया, ये तो फोर्स का है, न्यूटन है, ये तो वर्क का है, कार्य का है, और ये एक्सेलरेशन का है, त्वरण का है ना, सबके आपके अपने अपने एसआई यूनिट्स है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए थोड़ा, कह रहा है समीकरण ए बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर मान्य है, किसके लिए मान्य है, आयताकार पिंड के लिए, वृत्ताकार के लिए, अंडाकार के लिए, देखो लगता सब पे है, लेकिन स्पेशली ये वैलिड होता है स्फेरिकल के लिए, है ना, हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो गोलाकार होनी चाहिए, लगेगा मास निकाल सकते हो, सब पे निकाल सकते हो, बट अभी जो अगर चारों ऑप्शन में सेलेक्ट करने की बात करें विच वन इज करेक्ट, तो आपका स्फेरिकल बॉडी हो जाएगा, गोलाकार वस्तु हो जाएगा, याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है ये सारे। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ओके बहुत बढ़िया, तो गुरुत्व बल जो होगा किधर लगेगा, सीधी बात है, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो तो ऊपर जाएगा, लेकिन गुरुत्व बल तो नीचे लगेगा, गुरुत्व बल मतलब mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो जो होगा गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी, गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी, ए नंबर पे ही करेक्ट लग रहा है ठीक है ना, हाँ एकदम सही, ये हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा विराम से, यहाँ ऊपर से हम लोग किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं, सो यू हमारा हो गया 0, अभी कितना नीचे आके गिरेगा, हाइट कितना होगा इसका ये पता करना है, सो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, यू के जगह पे 0 प्लस 1/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे यू तो 0 हो गया ना, सो एच बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, तो समय के वर्ग के, समय के वर्ग के, तो देखो गिरने के समय के वर्ग का किसके समानुपाती होगा, तो समय के वर्ग का, तो यहां से ये नंबर, हलवा सवाल है यार, हलवा सवाल है ये सब, अपने सवाल, 1 kg भार किसके बराबर होता है,
तो m 1 kg है, m 1 kg है, इसका भार निकालो, m इंटू जी, m कितना 1, g 9.8, सो आंसर इज 9.8 न्यूटन, तो आंसर इज 9.8 न्यूटन, सो बी नंबर करेक्ट आंसर, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के समानुपाती, बिल्कुल नहीं। उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, एकदम बिल्कुल करेक्ट। द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F जो होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से दो चीजें निकल सकती हैं, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती जो किसी नंबर में है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, या नहीं तो फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती ना देकर अगर व्युत्क्रमानुपाती दिया होता तो हम जरूर आंसर करते, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा सी है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा सी है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, ओके वेरी गुड। पृथ्वी के केंद्र पर देखो यहाँ पे ये पृथ्वी का तल है, और आप जानते हैं ना पृथ्वी के तल पे जी का वैल्यू 9.8 होता है ना। कह रहा है केंद्र पर, केंद्र पर यानी कि आपको नीचे आना है, कितना नीचे आना है, त्रिज्या के बराबर नीचे आना है ना। तो अब बताओ जी का वैल्यू जो होता है डेप्थ में वो कितना होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, यही फॉर्मूला लगाता है ना हम लोग, हाँ सर। तो जी का जी और 1 माइनस डी के जगह पे आर बाई आर, जी इंटू 1 माइनस 1, जी इंटू 0, एंड आंसर इज 0, सो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर, ए नंबर होगा। यहाँ पे आओ, अगला गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सभी स्थानों पर बराबर होता है, सभी स्थानों पर बराबर होगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करेगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाबू पृथ्वी के कहाँ डिपेंड करेगा, अक्षांश पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर जाकर अधिकतम होता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के हर जगह पर बराबर ही होगा, तो ये सारे गलत हैं। पृथ्वी के अक्षांश पर डिपेंड करेगा, अल्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर हम इसको रख रहे हैं। मैक्सिमम होता है पोल पर, मिनिमम होता है इक्वेटर पर, ठीक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक मान कहाँ होता है, तो सीधी बात है ध्रुवों पर, पोल पर सर्वाधिक मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, विषुवत रेखा पर भी न्यूनतम होता है, तो हमारा ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर ज्यादा, याद रखना है आपको। केंद्र पर 0, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जी का वैल्यू न्यूनतम, यही ध्रुव पर पूछता तो अधिकतम, ध्रुव पर पूछता तो कितना होता है अधिकतम, और अधिकतम कितना होता है 9.8। तो अगर पूछता यहाँ पर विषुवत रेखा के जगह पर ध्रुव, तो अधिकतम और 9.8 दोनों आंसर हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतम तो होता ही है और अधिकतम का मान कितना होता है 9.8, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 से ज्यादा पॉसिबल है नहीं, कभी नहीं है ना, मिनिमम 0 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, खूब बढ़िया खूब बढ़िया खूब बढ़िया खूब बढ़िया। ये देखो बाबू इक्वेटर है और ये हमारा पोल है, तो कह रहा है ना कि इक्वेटर से जब हम पोल की ओर ले जाते हैं मेरे भाई, इक्वेटर से पोल की ओर ले जाते हैं, ये मिनिमम है और ये हमारा मैक्सिमम है, तो एकदम मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा ना, बढ़ेगा ना, सीधी बात है, बढ़ेगा। सी नंबर ऑप्शन बढ़ेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, एकदम आसान सवाल है, हलवा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है और वो होता है 9.8, वो होता है 9.8, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग होता है, लेकिन गलत मार दिया आपने सर, गलत मार दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट भी देखना होता है आपको, यूनिट भी, ये जो जी का वैल्यू होता है 9.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो करेक्ट आंसर है डी, यूनिट जरूर देखिए, नहीं तो ऐसे ही गलती कर दीजिएगा जैसे मैंने अभी अभी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह पर स्थित 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर बल लगेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 केजी ऑन अर्थ सरफेसिज, उसके वेट के बराबर भाई, mg के बराबर, और 1 इंटू 9.8 एंड द फोर्स इज 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, सो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, ओके, यदि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी और उनके बीच की दूरी 1 मीटर, भाई बड़ा सिंपल सवाल है, m भी 1 केजी बोल रहा है, m2 भी आपको 1 केजी बोल रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी 1 मीटर बोल रहा है, तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो G, और ये तो आपका सिंपल सा है भैया, ये तो बड़ा सिंपल सा है, m1 भी 1 m2 भी 1, ये भी 1 का स्क्वायर, सो जी के बराबर ही हो जाएगा, और जी कितने का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन। बड़ा आसान सवाल था भाई,
सबसे बनना चाहिए था, सबसे बनना चाहिए था। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिससे ये सवाल नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। पृथ्वी के सतह से अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? अनंत ऊंचाई पर चले गया ना बाबू, जब अनंत ऊंचाई पर चले गए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आप बाहर चले गए, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जब आप बाहर चले गए तो वहां पर जी का वैल्यू काम ही नहीं करेगा, वहां पे तो जीरो हो जाएगा, वहां पे तो जीरो हो जाएगा, वहां पे सोचना ही नहीं है। अनंत पे चले गए तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले गए, और जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चले गए तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो साधारण सा सवाल है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक है ना, चंद्रमा पर 6 गुना कम होता है। गलत है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, हाँ ये सही है, ये सही है। पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान ना, ये सही है, बी नंबर करेक्ट है। क्या है? हाँ, जो आपका अर्थ पर जी होता है वो चंद्रमा पर जो होता है बाबू उसका 6 गुना कम होता है ना, इतना। एम द्रव्यमान के पिंड का पृथ्वी के केंद्र पर भार होगा। अरे भाई पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू जीरो होता है, अभी अभी आपने देखा पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू जीरो होता है तो एम जी उसका भार हो जाएगा। एम इंटू जी का वैल्यू जीरो कर रहे हैं तो एम इंटू जीरो भार कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप सीधे कहिएगा कि हमारा ये सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों 25 सवाल का ये एक सेट था जो कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। लेवल 2 का इंतजार कीजिए, लेकिन इसका लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। लेवल 2 कल फिर से मॉर्निंग 6 से, है ना, एकदम सुबह 6 बजे अवेलेबल हो जाएगा आपके सामने, और आप इसको खूब बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी भी सवाल को हल्का नहीं लेना है, सारे सवाल का कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।